दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। और उस सीरीज़ में जो पहला जो एक्ट है उसको देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊं तो चार्टर एक आया था, 1600 का चार्टर आया था। उसमें ये जो चार्टर था ये किसने वो किया था, मतलब ग्रांट किया था। ये चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। और कब ग्रांट किया था? 31 दिसंबर 1600 को। किसको ग्रांट किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसमें ये बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 15 ईयर्स के लिए उसको ट्रेडिंग मोनोपोली दी गई थी। मतलब ईस्ट की साइड वो लोग जाएंगे और ट्रेड करेंगे और उसको 15 ईयर्स की मोनोपोली प्रोवाइड करी गई थी इस चार्टर के थ्रू। उसके बाद इसमें एक जो पावर होगी कंपनी की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो रहेगी एक 24 मेंबर काउंसिल में। ठीक है, वो जो काउंसिल रहेगी वही डिसाइड करेगी मतलब कंपनी का जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, मतलब अगर वो दूसरी जगह ट्रेड करने जाती है। फिर आता है एक चार्टर आता है 1726 का। इसमें ये बोला गया कि इस चार्टर के थ्रू जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की, जो कैलकाटा की प्रेसिडेंसी, उनको लॉ बनाने के लिए मतलब उनको पावर्स दी गई। ठीक है, कि वो ताकि लॉ बना सके अपने जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, अपने दायरे में। जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आपका जो ये मद्रास प्रेसिडेंसी। अब हम लोग आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। अब इसमें क्या हुआ, ये जो एक्ट था सबसे पहले कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे बना था? एक इंक्वायरी कमिटी, लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूट करी थी। कब कॉन्स्टिट्यूट करी थी? 1772 में कॉन्स्टिट्यूट करा था इसको। और इसके बेसिस पे ही इस जो ये एक्ट है इसको बनाया गया। अब इस एक्ट को मेनली किस लिए बनाया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो करप्शन और डिसऑनेस्टी प्रीवेलेंट थी उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, वो चेंज हो गया। उसका मतलब उसकी एक तरह से डेजिग्नेशन चेंज कर दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे थे उनको एक तरह से सब ऑर्डिनेट, मतलब कि उसको किसके अंडर में कर दिया? गवर्नर ऑफ जो बंगाल था उसके अंडर में, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में कौन आ गया? गवर्नर ऑफ ये बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। फिर उसके बाद एक कैलकाटा काउंसिल सेटअप करी गई, इसमें बनाई गई, जिसको काउंसिल ऑफ 4 भी बोला जाता है। तो इसमें 4 मेंबर्स थे। उन 4 मेंबर्स के क्या नाम थे? पूछा जाता है एग्जाम में। तो उनके नाम थे जैसे जॉन क्लेवरिंग, ये जॉर्ज मानसन, ठीक है, फिर रिचर्ड बारवेल और फिलिस फ्रांसिस। ये 4 मेंबर्स थे। इंक्लूडिंग इसमें क्या होगा? 4+1, मतलब 1 कौन होगा इसमें? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब ये जो काउंसिल, ये जो मेंबर्स थे, इनका टेन्योर कितने साल के लिए होता था? 5 ईयर्स के लिए। और ये मतलब कौन इनको रिमूव कर सकता था? केवल जो एम्परर था वो रिमूव कर सकता था ऑन प्रपोजल ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इस काउंसिल का कोरम कितना था? मतलब कि कोरम का मतलब ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग, इस तरीके का। तो कोरम था 3 मेंबर्स का। ठीक है, टोटल 5 मेंबर्स थे। और इसमें जो था, इस काउंसिल में मेजॉरिटी से डिसीजन होता था। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी बेसिस पे होता था। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके पास कास्टिंग वोट होता था। वो तब वो अपना यूज़ करता था कास्टिंग वोट जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाते थे। जैसे कि 5 लोग हैं तो 2-2 अगर हो गया और गवर्नर जनरल फिर अपना कास्टिंग वोट यूज़ करेगा। ये हो गया आपका कौन सा? कैलकाटा काउंसिल हो गई। इस एक्ट के अंडर में ये बनी थी। फिर उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो या तो बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर्स, उनको स्टैब्लिश किया गया था इस एक्ट के अंडर में। और इस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कैसे इलेक्ट होते थे? ये इलेक्ट होते थे, इनको एक शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते थे। वो शेयर होल्डर कौन होते थे? जिनके पास मिनिमम शेयर कितना हो कंपनी में? 1000 पाउंड स्टर्लिंग, या तो पाउंड, उस टाइम पाउंड चलता था, तो 1000 पाउंड का अगर उनके पास शेयर है कंपनी में,
तो वो शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन में, किसके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन में। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने साल के लिए मतलब चुने जाते थे, फॉर 4 years। और एवरी 1/4 जो थे, मतलब 1/4 जो इनमें से थे वो एवरी ईयर रिटायर होते थे। फिर उसके सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इस्टेब्लिश किया गया 1774 में इस एक्ट के थ्रू। तो इसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। जो एक चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, ठीक है। और जो 3 जजेस थे उनके नाम भी पूछता है एग्जाम में, आपको याद रहना चाहिए। उनका नाम था रॉबर्ट चैम्बर, ठीक है, कैसर लेमीटियर और एक थे जॉन हाइट। ये 3 में थे, मतलब कि 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस। उसके बाद अपील, जो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, मान लो कि कोई डिसीजन इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा ने ले लिया, तो इसके अगेंस्ट में, मतलब इसके अगेंस्ट में अगर हमें कहीं करना होता उस टाइम, तो कहाँ हम लोग करते, प्रिवी काउंसिल में। तो उस टाइम प्रिवी काउंसिल इससे बड़ा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कौन था, प्रिवी काउंसिल था, जो कि लंदन में था। फिर उसके बाद इसका जुरिस्डिक्शन जो था वो एक्सपैंड किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1781। मतलब पहले इसका जो जुरिस्डिक्शन था वो केवल जो इंग्लिश पीपल थे या तो ब्रिटिश थे जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थे उनके तक लिमिटेड था। लेकिन फिर बाद में 1781 के एक्ट के थ्रू ये क्या था कि कैलकाटा में जो भी रेसिडेंट्स है उनके ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन लागू होगा, ठीक है। मतलब कि इंडियंस को भी इंक्लूड कर दिया गया इसमें। फिर उसके बाद देखोगे आप कि इस एक्ट के थ्रू जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे उनको मतलब प्रोहिबिट किया गया कि ताकि वो जो है करप्शन ना करें, एक तरह से ब्राइब ना लें नेटिव लोगों से, ठीक है। ये चीज़ करी गई। फिर उसके बाद जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल था वो क्रिएट किया गया इसी एक्ट के थ्रू। फिर उसके बाद एक प्रोविंशियल असेंबली सेटअप करी गई, मतलब बनाई गई, स्टैब्लिश करी गई बिहार में। कब स्टैब्लिश करी गई, 1774। वो भी इस एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और जो इनिशियल थे वो भी मैंने बता दिया। पहले क्या, मतलब मैं क्रोनोलॉजी एक बार बोल देता हूँ। चार्टर ऑफ 1600, ठीक है। फिर उसके बाद चार्टर ऑफ 1726 आया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी एक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी वाइज में कोई भी एक्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्रोनोलॉजी तो एक अंडरस्टैंड करना ही है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो थैंक यू।